हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपका MPSC 02 का ही एक अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लोकतांत्रिक संक्रमण स्वरूप, कार्यविधियाँ और उसकी प्रक्रियाएं। तो इसमें आपको जो है लोकतांत्रिक संक्रमण के बारे में बताया गया है, किस तरह से लैटिन अमेरिका में ये लोकतंत्र रहा और वहाँ के क्या जो है सिद्धांत थे, किस प्रकार से वहाँ पे लोकतंत्र संचालन था, इसके बारे में पूरे चैप्टर में आपको बताया गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपके चैप्टर में से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सभी को ऐड करा है। इसके सिवाय आपके कोई भी टॉपिक्स इसमें रह जाते हैं या और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसके चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे जो है नोट्स ले सकते हैं। ये सारे नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ब्रीफ नोटिंग जिसमें आपको दी होगी और ईजी लैंग्वेज में आप पढ़ के ईजिली समझ सकते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, लोकतांत्रिक संक्रमण स्वरूप। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र की, पर उससे पहले हम आधुनिक लोकतंत्र क्या है उसके बारे में जानेंगे। लोकतंत्र जो है, लोकतांत्रिक संक्रमण का यहाँ पे अर्थ है कि किस तरह से संक्रमण यानी फैलना। तो लोकतंत्र किस तरह से यहाँ पे जो है फैल रहा है अलग अलग जगहों पे, और लैटिन अमेरिका के देशों की यहाँ बात हो रही है। तो लैटिन अमेरिका में किस तरह से लोकतंत्र जो है उसके अलग अलग देशों, अर्जेंटीना जैसे ब्राज़ील है, यहाँ पे जो है टाइम पे आता रहा। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई। लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र के जीवित रहने और कारगर ढंग से काम करने के लिए आवश्यक है कि विशिष्ट कार्यविधि नियमों का पालन और नागरिक अधिकारों का सम्मान किया जाए। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आधुनिक लोकतंत्र में हम देखते हैं या फिर लैटिन अमेरिका में अगर लोकतंत्र हमें कहीं भी या फिर स्थापित करना है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले लोकतंत्र क्या होता है ये हम सभी को पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लोगों का तंत्र। तो इस लोकतंत्र को कौन सी जगह पे जो है ये कायम रह सकता है और क्या क्या ऐसे नियम होने चाहिए जिसका हम पालन करें तभी वहाँ पे लोकतंत्र आएगा। लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र के जीवित रहने और कारगर ढंग से काम करने के लिए आवश्यक है कि विशिष्ट कार्यविधि नियमों का पालन और नागरिक अधिकारों का सम्मान किया जाए। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो लोकतंत्र में आती है वो है कि हमें जो है कुछ विशिष्ट कार्यों का, नियमों का पालन करना पड़ता है। लोकतंत्र में हमारे संविधान में जो भी हमारे लिए कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उसका हमें पालन करना पड़ता है और नागरिक अधिकारों का सम्मान करना पड़ता है। यानी हमारे जो भी अधिकार हैं, समानता देना, स्वतंत्रता देना, उन अधिकारों को हमें मानना पड़ता है कि ये दूसरे नागरिक को भी जो है ये अधिकार दिए गए हैं और इस वजह से हम उनसे जो है किसी भी चीज़ के लिए उनका विरोध नहीं कर सकते, उन पे जो है किसी भी तरह का अपना रूल नहीं हम लगा सकते। जो कानून में जो है वैध चीज़ें हैं उन्हीं को हम जो है फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए नागरिक अधिकारों का यहाँ पे हमें सम्मान करना होता है, कुछ नियमों का पालन करना होता है, तभी उस जगह पे जो है लोकतंत्र होता है। जहाँ राज्य तंत्र अपने ऊपर ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाता, यानी कि कैसे प्रतिबंध, जहाँ पे नागरिकों का सम्मान नहीं करता और जो है वहाँ पे नियमों का पालन नहीं करता, ऐसा राज्य तंत्र अगर अपने ऊपर ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाता तो कानून का राज नहीं माना जाता, उसे लोकतंत्र नहीं माना जा सकता। यानी कि जहाँ पे एक राजतंत्र में ये सब चीज़ें ना हो कि नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं किया जा रहा और जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा, ऐसे अगर चीज़ें हो रही है तो वहाँ पे लोकतंत्र को नहीं मान सकते हम कि वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी देश में, मोस्टली लैटिन अमेरिका में तो यही हुआ है कि लोकतंत्र को वहाँ पे ज़बरदस्ती थोपा गया कई बार, यानी कि वहाँ पे कानून नियमों का कुछ पालन नहीं हो रहा है, नागरिकों के अधिकारों का भी कोई सम्मान नहीं हो रहा है, फिर भी वहाँ पे कहा जाता है लोकतंत्र है। तो इसको हम लोकतंत्र नहीं मानते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है कानून नियम के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसके सिवाय आधुनिक लोकतंत्र में रॉबर्ट डाल जो हैं, इन्होंने कार्यविधिक नियमों का पालन हो और नागरिक अधिकारों का सम्मान किया जाए, ये इनकी मतलब पहली शर्त थी। और ये इन्होंने जो है 7 शर्तें यहाँ पे इन्होंने बताई है रॉबर्ट डॉल ने कि अगर किसी देश में हमें लोकतंत्र स्थापित करना है तो उसकी क्या शर्तें होनी चाहिए। तो ये 7 शर्तें क्या हैं रॉबर्ट डॉल की, ये आपको याद रखनी है। सबसे पहला है इसमें सरकारी नीतियों के निर्णय का नियंत्रण संवैधानिक तौर पर निर्वाचित अधिकारियों में नहीं था। यहाँ पे रॉबर्ट डॉल कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें जो सरकारी नीतियाँ होती हैं उनको, उनके अधिकारियों को या फिर सरकारी नीतियाँ जो बनाई जा रही है उनको मानना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि निर्वाचित अधिकारियों को निष्पक्ष चुनावों के अनुसार चुना जाता है, दबाव नहीं होता। लोकतंत्र में मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो अधिकारी चुने जाते हैं, जो नेता चुने जाते हैं, वो निष्पक्ष चुनावों के
हम वोट देते हैं, वोटिंग के आधार पे एक निष्पक्ष चुनाव यहाँ पे होते हैं, उसके आधार पे यहाँ पे नेता चुने जाते हैं, उसी को हम कहते हैं कि लोकतंत्र है यहाँ पे। और यहाँ पे किसी भी तरह का हम पे दबाव नहीं होता है, हम अपनी मर्ज़ी से वोट देने जाते हैं, अपना नेता चुनते हैं, और इसी को हम जो है लोकतंत्र कहेंगे। तो रॉबर्ट डॉल कहते हैं कि जहाँ पे निर्वाचित अधिकारियों को निष्पक्ष चुनावों के अनुसार चुना जाता है और कोई दबाव नहीं होता, वहाँ लोकतंत्र है। सभी व्यस्त को सरकार के पदों के लिए लड़ने का अधिकार होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, सभी को जो है अगर वो सरकार में यानी राजनीति में खड़ा होना चाहता है तो उसको वो अधिकार होता है, यहाँ पे उसका अधिकार उससे जो है कोई भी छीन नहीं सकता, तभी यहाँ पे जो है लोकतंत्र माना जाता है। इसके अलावा चौथी शर्त जो उन्होंने कही है, नागरिकों को राजनीतिक मामलों में कठोर दंड से डरे बिना, यहाँ पे स्टूडेंट स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, यानी कि कठोर दंड से डरे बिना अपने आप को अभिव्यक्ति करने का अधिकार होता है लोकतंत्र में। अब आज के टाइम में जैसे लोकतंत्र है हमारे भारत में, तो हम सभी जो है अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें दी गई है हमारे मौलिक अधिकारों में। और हम अगर हमें सरकार की कुछ भी नीति पसंद नहीं आती है तो हम उसके खिलाफ भी जो है आवाज़ उठा सकते हैं, तभी हम कहते हैं कि भारत में जो है लोकतंत्र स्थापित है। तो रॉबर्ट डॉल यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे जो नागरिक है वो किसी भी तरह के दंड से नहीं डरता और अपने खुलकर अभिव्यक्त करता है अपने आप को, वहाँ पे लोकतंत्र माना जाता है। नागरिकों को सूचना के वैकल्पिक स्रोत खोजने का अधिकार होता है, यानी कि जो नागरिक है अगर उसके नेता उसको सही जानकारी नहीं देती है तो वो और भी उसको मतलब वो चाहे तो कहीं और से भी वो चीज़ें जो है उसको पता लगानी है, या जो चीज़ें उसको करनी है अपने समाज के लिए वो अपने आप भी कर सकता है। जैसे कि इसका एक एग्ज़ाम्पल हम मान सकते हैं कि आज अगर हम सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार जो है सोशल साइट पे आपने वीडियोस देखे होंगे और लोग जो है किसी भी चीज़ का अगर आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, सरकार द्वारा भी वो चीज़ नहीं मानी जाती है तो उसका वीडियोस बना के अपलोड कर देते हैं। तो इस तरह के अब नागरिक जो है उसको सूचना के वैकल्पिक स्रोत खोजने का अधिकार होता है, वो चाहे तो कितनी भी सूचना अगर वो लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अगर वो मतलब कि कुछ भी पूछना चाहता है, एक तो मतलब राजनीति में क्या हो रहा है या हर चीज़ का जो है सरकार को यहाँ पे बताना पड़ता है कि क्या नीतियाँ उसने नागरिकों के लिए चुनी हैं, क्या नियम कानून बनाए हैं, ये सब नागरिकों को यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो इसके लिए भी सूचना का जो है खोजने का अधिकार है नागरिकों को लोकतंत्र में, और वो चाहे तो उसके लिए अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे लोग जो है इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये सब चीज़ें लोकतंत्र में पाई जाती है। इसके अलावा छठी शर्त जो उन्होंने बताई है, नागरिकों को स्वतंत्र राजनीतिक दलों, स्वाधीन समितियों अथवा संगठनों के गठन करने का अधिकार होता है, यानी कि आज जैसे कि NGOs होते हैं वो लोगों के भलाई के लिए खुद ही खड़े हो जाते हैं, उनको सरकार की कोई परमिशन जो है, कुछ NGOs मतलब ऐसे होते हैं कुछ NGO जिन्होंने सरकार से परमिशन नहीं लेते बल्कि अपने ही अगर उन समाज में कुछ अच्छा कार्य करना है तो वो करते हैं। तो यही इसी चीज़ को हम कहते हैं कि हमारे समाज में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र वही है जहाँ पे हम समाज के लिए अपने हिसाब से स्वयंसेवी संगठन बना सकते हैं, NGOs बना सकते हैं और समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। और सातवीं शर्त यहाँ पे बताइए, नागरिक को कठोर दंड से डरे बिना अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार होता है। यहाँ पे स्टूडेंट ये पॉइंट रिपीट हो गया है, यानी कि इसका भी अर्थ ये है कि नागरिकों को जो है किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होती, कि चाहे कोई भी उसको मतलब उसके मौलिक अधिकारों में दिया गया है कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, अपने जो हक है उसका उसके लिए आवाज़ उठा सकता है। तो सातवां पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि हर नागरिक जो है अपने लिए अगर वो कुछ भी नियम कानून अगर उसको नहीं पसंद आते तो वो सरकार के समक्ष अपनी जो है बात रख सकता है, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए रखते हैं, या फिर जो है प्रत्यक्ष रूप से भी ये चीज़ रख सकते हैं, या फिर हम जो है वोट डाल के उस नेता को ही बदल डालते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम कर सकते हैं। तो ये रॉबर्ट डॉल ने आधुनिक लोकतंत्र में जो चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया। इसके अलावा हम यहाँ पे लैटिन अमेरिका के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे संचालन संबंधी सिद्धांत जो कि लैटिन अमेरिका में है, अनुषंगी सहमति और परिसीमित अनिश्चितता। यहाँ पे जो है संचालन यानी कि लोकतंत्र का संचालन किस प्रकार से होगा, इसके क्या सिद्धांत है। तो यहाँ पे पहली बात जो है वो है अनुषंगी सहमति। अनुषंगी सहमति यहाँ पे क्या है? सहमति जिसमें दूसरों के अधिकारों का सम्मान किया जाए, अर्थात लोकतंत्र में प्रति लोग
इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा भी सहमत होते हैं। जो जीत जाएगा अथवा जिनका नीतियों पर अधिक नियंत्रण होगा वह अपनी और स्थायी राजनीतिक शीर्षता का प्रयोग उन लोगों की राह में रुकावट डालने के लिए नहीं करेगा, और जो हार जाएगा, जो लोग हार जाएंगे वह विजेताओं के अधिकार का सम्मान करेंगे। अनुषंगी सहमति का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि हर व्यक्ति जो है मतलब किसी ने पॉइंट्स पे उन्हें सहमत होना ही पड़ता है। अगर कोई राजनेता उनकी पसंद का नहीं है और वो जीत गया है तो वो जो भी कानून नियम बनाएगा उसे हमें मानना पड़ेगा, और हमने जो कानून नियम, अगर हम जीत गए हैं, हमने जो कानून नियम बनाए तो उस नेता को वहाँ पे मानने पड़ेंगे। तो एक सहमति के द्वारा ही लोकतंत्र में जो है संचालन होता है। तो ये था संचालन संबंधी का पहला सिद्धांत, अनुषंगी सहमति। इसके बाद परिसीमित अनिश्चितता भी हम जो है लोकतंत्र संबंधी सिद्धांत में पढ़ते हैं। परिसीमित अनिश्चितता का यहाँ पे क्या अर्थ है? अनिश्चितता का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए इनकार करना, या हम उस चीज़ में जो है निश्चित नहीं है, वो चीज़ बदल भी सकती है, इसको कहते हैं अनिश्चितता। सभी लोकतंत्र में थोड़ी बहुत और अनिश्चितता होती है, यानी कि सभी लोकतंत्र में जो है थोड़ी बहुत अनिश्चितता ज़रूर होती है कि अगर लोकतंत्र यानी माना तो गया है कि सभी जो है सभी के द्वारा यहाँ पे चला जाएगा, और जो है हर व्यक्ति अपनी आवाज़ उठा सकता है, कुछ भी उसे कानून नियम बनाने उसके लिए वो संचालन उसका कर सकता है। पर यहाँ पे सभी लोग उस चीज़ पे सहमत नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं अनिश्चितता होती है, सब लोग जो है इसमें सहमत नहीं होते हैं। विभिन्न राज्य तंत्रों में ऐसी अनिश्चितताएं नहीं होती, वह लोकतंत्र नहीं होता। परंतु सभी लोकतंत्रों में जो अनिश्चितता होती है वह परिसीमित होती है। स्टूडेंट यहाँ पे बताया गया, यानी कि लोकतंत्र जो है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनिश्चितता ज़रूर होती है। हम जो है हर बात पे सहमत नहीं होते हैं, या कुछ बात हमें पसंद नहीं आती तो उसे हमें चेंज भी करना होता है। सरकार को जो है हम चेंज भी करवाते हैं, हमें कुछ नीति पसंद नहीं आती है तो यहाँ पे बताते हैं परिसीमित अनिश्चितता लोकतंत्र में होती है, और जहाँ पे ये अनिश्चितता नहीं होती वहाँ लोकतंत्र नहीं होता। हम कहीं ना कहीं तो असहमत होती हैं कुछ चीज़ों से, वह परिसीमित होती हैं, और मतलब कुछ चीज़ें जो हैं सीमित होती हैं मतलब कि यहाँ पे परिसीमित अनिश्चितता का तो ये अर्थ हो गया कि हमें जो है लोकतंत्र में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती हैं, और पर हम उसके लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं, पर कुछ चीज़ें यहाँ पे सीमित होती है कि हम उसमें आवाज़ उठा सकते हैं, पर ये नहीं है कि हम सरकार को मारे पीटे या कुछ अपनी तरफ से कुछ जो है हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करके ही हम जो है उस चीज़ का विरोध कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अनिश्चितता में भी परिसीमित अनिश्चितता होती है, यानी कि हम निश्चित तो नहीं होते हैं उस बात पे, पर उस चीज़ों का विरोध करने के लिए यहाँ पे परिसीमित हमें होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले से स्थापित नियम होते हैं जिनका सम्मान करना ही होता है। ये भी नहीं हो सकता कि कोई भी नीति पर निर्णय करके उसे लागू कर दिया जाए। कुछ प्रासंगिकताएं होती हैं जिनका सम्मान सबको करना होता है। यहाँ पे लोकतंत्र में अनिश्चितता तो होती है, पर हमें जो है यहाँ पे अगर हम उसको विरोध करना भी चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ जो है पहले से ही ऐसे कुछ नियम होते हैं जिनका हमें सम्मान करना पड़ता है। अगर कुछ नीतियाँ बनाई गई हैं तो अगर उसमें चेंजेस नहीं हो सकता है तो वो चीज़ नहीं होएगी चेंज, आप चाहे कितनी भी आवाज़ जो है उठाए उसके लिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि पहले से स्थापित कुछ नियम होते हैं जिनका हमें सम्मान करना ही होता है। कुछ प्रासंगिकताएं होती हैं और जिनको सबको सम्मान करना होता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम कहते हैं परिसीमित अनिश्चितता। ये आपको समझने में आ गया होगा स्टूडेंट, संचालन संबंधी सिद्धांत क्या होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लोकतांत्रिक अपेक्षाओं को चुनौती। यहाँ पे लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र अपेक्षाओं को चुनौती क्या थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है। वैसे ये सभी चीज़ें जो है स्टूडेंट मैंने आपको बताई हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो बन सकता है उससे रिलेटिव बनाइए, तो ये सभी आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपका कुछ भी टॉपिक इस वीडियो में रहता है तो आपको नोट्स में प्रोवाइड होगा। लोकतंत्र को ब्राज़ील में संक्रमण के समय की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जहां 1964-84 में सैनिक शासन के दौरान सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए थे। यहाँ पे जो लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं उसको हम सबसे पहले ब्राज़ील में देखते हैं। ब्राज़ील में जो है बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं, ऐसे सामाजिक आंदोलन हुए हैं जिसके कारण जो है हम वहाँ पे लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियाँ रही है इसको हम और भी ज़्यादा जान सकते हैं। लैटिन अमेरिका में का ही एक देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील में जो है कई तरह के सैनिक शासन वहाँ पे आए, उनको हटा के फिर जो है वहाँ पे लोकतंत्र लाने की कोशिश की गई। यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक बदलाव कहीं हुए इस कारण से,
और ये सब चीज़ें जो है 1964 से 84 के बीच में हुई थी। तो इसलिए ब्राज़ील को जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा चुनौती देखने को मिली है। इसके बाद लैटिन अमेरिका के राजनीतिक सांस्कृतिक को हमेशा लोकतंत्र विरोधी माना गया, परंतु 1980 के दशक में लोकतंत्र की ओर संक्रमण करने में सफल कैसे हो पाए, ये यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। मतलब कि लैटिन अमेरिका जो है वहाँ पे शुरू से ही लोकतंत्र को एक विरोधी माना जाता है, पर उसके बाद भी यहाँ पे लोकतंत्र के लिए वो लोग जो है कैसे राज़ी हो गए, कैसे जो है उन्होंने फिर से लोकतंत्र वहाँ पे लेकर आए। तो यहाँ पे इसका क्या कारण क्या था, ये यहाँ पे प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र के जब वो विरोधी थे तो वो किस प्रकार से जो है लोकतंत्र यहाँ पे लेकर आए। तो यहाँ पे जो कैथोलिक चर्च थे जो लोकतंत्र की बुराई करते थे वो एक टाइम पे यहाँ पे टूट गए थे। कैथोलिक चर्च ने वहाँ की पूरी जो है जनता को अपने वश में कर रखा था, और जो कैथोलिक चर्च के लोग कहते थे, जो पादरी कहते थे, वही चीज़ें जो है वहाँ के व्यक्तियों को माननी पड़ती थी। पर एक टाइम पे ये कैथोलिक चर्च जो है यहाँ पे समाप्त हो गया, इसकी भूमिका यहाँ पे ख़त्म हो गई। तब जाके यहाँ पे लोग जो है लोकतंत्र के लिए ज़्यादा जो है यहाँ पे अट्रैक्ट हुए। कैथोलिक पंथ द्वारा दिए गए लोकतंत्र विरोधी पूर्वाग्रह गलत साबित हुए, यानी कि उन्होंने जो लोकतंत्र को विरोधी बताया था कि ये समाज के लिए लोकतंत्र सही नहीं है। अगर हम हर व्यक्ति की सुनेंगे, हर व्यक्ति जो है अपनी मनमानी करेगा, और जैसे कैथोलिक चर्च वाले लोग कहते थे कि भगवान में हमें मानना चाहिए, और मतलब वो भगवान के नाम पे ही अपनी चीज़ें बताते रहते थे, तो इन सब चीज़ों का वो ज़्यादा अनुसरण करते थे। तो एक टाइम पे इनकी भूमिका जो है ख़त्म हो गई थी, इसलिए लैटिन अमेरिका के देश जो है लोकतंत्र की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने कैथोलिक चर्च के बारे में आपको पहले भी इसकी कई वीडियोज़ में बता रखा है, तो आप इसको ब्रीफ में भी जान सकते हैं, पिछली वीडियोज़ को देखिए। और ये सब जो है चुनौतियाँ हमें लैटिन अमेरिका में देखने को मिली। तो स्टूडेंट ये सब चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है, और इसके अलावा आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं और उसके क्या आंसर आप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको जो है मैं ऐड करके दूंगी। तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो आप हमसे व्हाट्सएप पर जो है कॉल करके या फिर DM करके ले सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, और आप हमें कमेंट में भी जो है अपनी चीज़ें बता सकते हैं, आपको क्या चीज़ें और ऐड करवानी है वीडियो में, या फिर आपको और भी कुछ रिव्यू है या आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो उस पर फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, वो चीज़ आप हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।